एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैटर वगैरह ये सब चीज बता दिए थे। अब हेडिंग डालिएगा, एक पॉइंट नीचे लिखिएगा, लिखिएगा पॉइंट एक, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, नीचे लिखिए, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, but he did not name it, he did not name it, कॉमा देकर लिखिएगा, name of atom was, name of atom was, name of atom was given by, name of atom was given by खोज जो है वो डाल्टन के द्वारा किया गया था, ठीक ना। खोज करने वाले कौन थे? डाल्टन, डाल्टन जो थे ये एटम का खोज किए थे जी। इन्होंने ही बताया था कि एलिमेंट जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल क्या है? एटम। यानी डाल्टन ने एटम को खोजा, लेकिन नाम कौन रखा? ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड जो थे वो जो पार्टिकल डाल्टन ने खोजा उस पार्टिकल का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया? ओस्टवाल्ड के द्वारा। बात समझ में आया? सेकंड पॉइंट लिखिएगा नीचे, द वर्ड एटम हैज बीन, देखिए, द वर्ड एटम हैज बीन, the word atom has been derived from, the word atom has been derived from, derived from a Greek word, a Greek word, a Greek word, atomos, atomos, ऐसे atomos, atomos, which means, which means non divisible, जिसका मतलब होता है नहीं टूटने वाला, which means non divisible, which means non divisible। हमने लिखवाया कि एटम जो शब्द है वो एक ग्रीक का वर्ड है एटोमोज, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल। वहीं से उस पार्टिकल का नाम रखा गया एटम। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम जो है उसको आप ना तोड़ सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही एक एलिमेंट्स के एटम को दूसरे एलिमेंट्स के एटम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज के कारण ओस्टवाल्ड ने डाल्टन के द्वारा खोजे हुए पार्टिकल्स का नाम रख दिया एटम, क्योंकि एटम शब्द जो है वो कहां से आया? ग्रीक का एक वर्ड है एटोमोज, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल। वहां से प्रेरित होकर के ओस्टवाल्ड ने डाल्टन के द्वारा खोजे गए पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया? एटम रख दिया। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना है कि डाल्टन एटम का खोज किए थे, लेकिन नाम ओस्टवाल्ड रखे थे, और वो नाम जो है एटोमोज वर्ड, जो कि एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, यहीं से प्रेरित होकर के उसका नाम रखा गया एटम। क्योंकि एटम का एक प्रॉपर्टीज होता है जो डाल्टन बोले थे कि इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर ओस्टवाल्ड ने उसका नाम क्या रख दिया? एटम रख दिया। आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पहला ही पेज में आपको ये चीज दिखाई देगा कि द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमोस व्हिच मींस नॉन डिविजिबल, जिसका मतलब होता है नहीं टूटने वाला।
बात समझ में आया? तो अब क्या हुआ कि यहां पर एक एटॉमिक थ्योरी आया, जिसका नाम हमने मतलब डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसको बोला है डाल्टन, लिखिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने एटम के रिस्पेक्ट में एक थ्योरी दिया, इस एटम के संदर्भ में एक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और वो जो था एटम के बारे में डाल्टन का अपना विचार था, अपना पोस्टुलेट्स था, अपना हाइपोथेसिस था कि एटम किस टाइप का होता है। इन सारी बातों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहला बात उन्होंने क्या बोला था, उसको आप पॉइंट नोट करें, लिखिएगा, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, consist of simple, element consist of simple, minute, 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 simple, minute and non-divisible particles. Element consist of simple, लिखना है, minute and non-divisible particles, and non-divisible particles called atoms, called atoms, called atoms। ठीक है, यानी डाल्टन्स का पहला पोस्टुलेट्स, पहला हाइपोथेसिस ये था कि एलिमेंट जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत साधारण है, सिंपल है, और उसको आप विभाजित नहीं कर सकते। उस पार्टिकल को नाम दिया गया था एटम। यानी सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एलिमेंट का निर्माण जो है वो किस चीज से होता है, एटम से होता है। और एटम सबसे साधारण, सबसे छोटा और अविभाज्य पार्टिकल है, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते। बात समझ में? अब आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट पे, डाल्टन का दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, तो नोट करिए, देखिएगा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट are identical to each other, atoms of an element are identical to each other, are identical to each other, and they have, and they have, and they have same mass and size, and they have same mass and size, and they have same mass and size। अब ध्यान से समझिए, डाल्टन दूसरा बात क्या बोले कि अगर एक ही एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम का, और सोडियम एलिमेंट का हमने क्या किया कि बहुत सारा एटम ले लिया। मान लीजिए कि हमने आपको यहाँ पे 5 एटम लिया सोडियम, तो डाल्टन के अनुसार ये सोडियम का जो पांचों एटम है वो देखने में कैसा होगा, एक जैसा होगा, और इन पांचों का मास और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। ये बात बोला गया किनके द्वारा, डाल्टन के द्वारा, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स देखने में एक जैसा होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और उनका मास और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आया? अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, लिखिए तीसरा पॉइंट, देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements, different elements have different properties, atoms of different elements
have different properties. Atoms of different elements have different properties, and they have and they have and they have different mass and size. And they have different mass and size. And they have different mass and size. हो गया। तीसरा बात डाल्टन साहब ने क्या बताया कि अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटम लेते हैं, जैसे एक एटम हमने सोडियम का लिया और एक एटम हमने पोटासियम का लिया, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। सोडियम का नेचर अलग होता है, पोटेशियम का नेचर अलग होता है, कैल्शियम का नेचर अलग होता है। तो अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका प्रॉपर्टीज जो होगा वो अलग अलग होगा, और इनका मास और साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। ये बात कौन बोला, जॉन डाल्टन बोले। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट्स को मेंशन करिए। देखिएगा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Atom can neither be created nor destroyed, nor destroyed, and cannot be transferred, and cannot be transferred, and cannot be transferred from one atom of an element, from one atom of an element, from one atom of an element to another atom, to another atom of another element, to another atom of another element, of another element by any physical and chemical, physical and chemical process, by any physical and chemical process। क्लियर है? देखिए, डाल्टन ने अपना चौथा हाइपोथेसिस क्या दिया, चौथा पोस्टुलेट्स क्या दिया, कि हम लोग एटम को ना ही बना सकते हैं और एटम को ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। यानी एटम को बनाना और एटम को नष्ट करना हम लोगों के बस की बात नहीं है, और ना ही हम एक एलिमेंट्स के एटम को दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि सोडियम को पोटेशियम में कन्वर्ट कर दें या पोटेशियम को सोडियम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये कौन बोला, जॉन डाल्टन बोले। बात समझ में आया? यानी उन्होंने ये बात उस समय बोला, बहुत पुराने समय का बात है ये, जब साइंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तब उन्होंने बोला था इस बात को कि एटम को न बनाया जा सकता है, एटम को न नष्ट किया जा सकता है, और ना ही एक एलिमेंट्स के एटम को दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी ऐसा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस नहीं है। बात समझ में आया? अब है लास्ट पॉइंट इनका, पांचवा पॉइंट लिखिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट में उन्होंने ये बात बोला कि एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल, एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल, एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनी एलिमेंट, एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट।
एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनी एलिमेंट। हो गया। तो डाल्टन साहब ने बोला कि एटम जो है ना, वही एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल है, उससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता। ये कौन बोला? जॉन डाल्टन। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, जैसे जैसे नए नए खोज आविष्कार होते गए, वैसे वैसे डाल्टन साहब का प्रत्येक जो पोस्टुलेट, प्रत्येक जो उनका थ्योरी था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आया? तब क्या हुआ? तब इसी थ्योरी को सुधार करके और नए रूप में प्रकाशित किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बात समझ में आया? तो हेडिंग डाल दीजिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हो गया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट समझिए। डाल्टन साहब ने बोला था कि एलिमेंट जिस पार्टिकल से बना है वो सबसे साधारण है, सबसे छोटा है, और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, और उस पार्टिकल का नाम है एटम। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से गलत हो गया। उसमें लिखिए पहला पॉइंट, एटम इज नॉट ए फंड, एटम इज नॉट ए सिंपल, एटम इज नॉट ए सिंपल माइन्यूट, एटम इज नॉट ए सिंपल minute and non-divisible particles. Atom is not a simple, minute and non-divisible particle. And non-divisible particle. It is comparably, लिखा, it is comparably, comparable में एल वाई लगा दीजिए, it is comparably large, लिखिए complex, large, complex and divisible particles, and divisible particles, and divisible particles, and divisible particles। फुल स्टॉप डाल दीजिए। डाल्टन साहब का पहला थ्योरी गलत हो गया। डाल्टन बोले कि एटम को नहीं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, एटम सबसे साधारण है, उससे साधारण और कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन ये सारा बात गलत हो गया। एटम से साधारण, एटम से छोटा पार्टिकल एटम के अंदर में ही मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में? तो जब एटम के अंदर ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिससे एटम बना है, तब आप कैसे बोल दिए कि एटम ही सबसे सिंपल और साधारण और सबसे छोटा है? समझ में? तो ये बात का पता कब चला? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ। बात समझ में आया? और जे थॉमसन वैज्ञानिक जो थे, जिन्होंने 1896 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के सहायता से। और 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया था, वो भी एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कनाल रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस।
बात समझ में आया? और ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं समझाएं और डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको वो एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें बताया गया है, जब वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या क्या रिजल्ट वहां से निकाला गया, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ, ये बात वहां गूढ़ रहस्य के रूप में छुपा हुआ। और वो बिना टीचर के उस रहस्य को समझना और सुलझाना बहुत ही मुश्किल काम है। बात समझ में आया? तो ये बात तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ, और जैसे ही इसका खोज हुआ डाल्टन साहब का पहला थ्योरी गलत हो गया। बात समझ में आया? अब दूसरा बात डाल्टन ने बोला कि एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे वो देखने में एक जैसा होंगे और उनका मास और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये बात गलत है। एक वैज्ञानिक थे सोडी, उन्होंने आइसोटोप का खोज किया था। आइसोटोप का जन्मदाता जो थे वो सोडी है। उन्होंने ही आइसोटोप के बारे में बताया था कि एक एलिमेंट जो होता है ना उसके बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब लो, एलिमेंट एक और उसके एटम बहुत सारे। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का केवल C6 12 ही नहीं होता है, C6 13 भी होता है, C6 14 भी होता है। उसको संभारिक कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है हिंदी में। इनका एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। और वो एक ही एलिमेंट्स के एटम रहते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम नहीं होते हैं। यानी जैसे ही आइसोटोप का खोज हुआ डाल्टन साहब का दूसरा थ्योरी गलत हो गया। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट may not be identical, may not be identical, may not be identical, and they may not have, and they may not have, and they may not have same mass and size, and they may not have same mass and size, same mass and size। ब्रैकेट में लीजिएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। क्लियर हो गया बात? जब आइसोटोप का खोज हुआ तो ये पता चला कि एक ही एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, उनका मास भी अलग अलग होगा और साइज भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हैं हाइड्रोजन का, तो H11 जिसको प्रोटियम कहा जाता है, H12 जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, और H13 जिसको ट्रिटियम कहा जाता है। ये तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन क्या तीनों देखने में एक जैसा होगा? नहीं होगा। तीनों का मास क्या एक जैसा है? नहीं है। तो जब मास ही एक जैसा नहीं है तो क्या साइज तीनों का एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये तीनों एक दूसरे का क्या लगेंगे? आइसोटोप्स हैं ये तीनों। बात समझ में आया? C6 13 और C6 14। देखिए कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन एलिमेंट के एटम है ये, तो अलग अलग मास में एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग साइज में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आइसोटोप है। तो ये एग्जांपल में इसको नीचे हो गया।
पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है ना? कि बस ऐसा ही केवल महसूस होना चाहिए। जब तक साइंस फील नहीं होगा ना, तब तक साइंस पढ़ने का मजा नहीं है। मान लो तुम खाना खाने बैठे और चूड़ा दही खाने का मन कर रहा है, चूड़ा दही और सब्जी, तो उसको फीलिंग के साथ खाने में जो आनंद आएगा, एक होता है कि जल्दी जल्दी आया, जल्दी जल्दी खा के भागे, उसमें मजा नहीं आता है। जब खाने प्रॉपर ये फील होगा कि नहीं हमको आज खाना है यही चीज, तो उसका फीलिंग्स अलग होता है। इत्मीनान से आदमी बैठ के पलस्ती मार के और उसके बाद चूड़ा दही मिला के तब खाता है कि नहीं? उसका आनंद कुछ और होता है। तो जब तक किसी चीज में फीलिंग्स नहीं आएगा ना, तब तक उस चीज को में मजा नहीं आता। चाहे वो खाने का चीज हो, चाहे वो पहनने का चीज हो, चाहे वो पढ़ने का चीज हो, जब तक उसके अंदर आनंद नहीं आता है, तब तक मजा उसमें नहीं आता है ना? तो पढ़ाई यही चीज है, जितना ज्यादा इससे लगाव करोगे ना, जितना ज्यादा इससे प्रेम करोगे ना, उतना ही तुम्हारे पास रहेगा। ये सिंपल सी बात है। आप अपने रियल लाइफ में भी किसी व्यक्ति से आप आदर के साथ बात करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे आप एक जुड़ाव रखते हैं, तो वो बंदा आपसे जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जिस दिन आप उससे नफरत करिएगा, उसके बारे में अनाप शनाप बोलिएगा, गलत बात बोलिएगा, तो धीरे धीरे उससे आपका दूरी बढ़ जाएगा और वो आपके पास कभी नहीं आ सकता है। तो पढ़ाई भी वैसे ही है। अगर इससे आप मन हटाना शुरू कर दीजिएगा, तो ये खुद ही आपसे 2 किलोमीटर दूर भागना शुरू कर देगा। और जब इससे प्रेम करिएगा, तो ये आपके नजदीक आते जाएगा। क्योंकि इस संसार में हर एक चीज प्रेम का भूखा हुआ होता है कि नहीं होता है? एक शेर को भी अगर प्रेम दे दिया जाए ना, तो वो शेर भी पालतू बन सकता है, वो भी आपके कहना मान सकता है कि नहीं? तो कुछ भी हो सकता है। खैर, कभी कभी सर आप लगते हैं एकदम बाबा वाला बात बोले है ना। चलिए, तो अब देखो थर्ड पॉइंट पर बात किया जाए। थर्ड पॉइंट में डाल्टन साहब बोले कि अगर अलग अलग एलिमेंट का एटम होगा, तो उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। ये बात 100% सही।
और इन तीनों का साइज भी क्या होता है, सेम होता है, इसलिए तीनों क्या है, आइसोबार। यानी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग और मास नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। और आइसोबार के केस में डाल्टन साहब का तीसरा थ्योरी क्या हो गया, गलत हो गया आइसोबार के केस में। बात समझ में, लीजिए। और केमिकल प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से आप एक एलिमेंट्स के एटम को दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन का खोज हुआ, तो पता चला कि एटम को तुम बना भी सकते हो और एटम को तुम तोड़ भी सकते हो। बात समझ में आया? जैसे न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, फिशन का मतलब होता है टूटना, यानी हैवी न्यूक्लियाई, बड़े बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, वो टूटते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम को अगर छोड़ दीजिए तो यूरेनियम जो होता है वो टूट जाता है, बैरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है और बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज करता है। बात समझ में आया? तो हैवी न्यूक्लियाई यदि टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। और जब छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण कर दे तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। समझ में आया? यानी फ्यूजन मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस का जुड़ना, और फिशन का मतलब कि बड़े न्यूक्लियस का टूटना। हिंदी में देखो कितना बड़ा बताता है, न्यूक्लियर फिशन को कहता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय मतलब न्यूक्लियस, विखंडन मतलब टूटना। और नाभिकीय संलयन कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन को। संलयन का मतलब क्या होता है, साथ में आकर के मिल जाना। समझ में आया? तो जब संलयन होता है तो बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, और जब विखंडन होता है तो छोटे छोटे न्यूक्लियस का निर्माण होता है। समझ में आया? देखिए, एटम कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, atom can also be created, atom can also be created, destroyed, destroyed, and can transferred, and can transferred, and can transferred from one atom of an element, from one atom of an element, from one atom of an element to another atom of, to another atom of, to another atom of another element, another element by the process of, by the process of, by the process of nuclear fusion and nuclear fission, nuclear fusion and nuclear fission। बात समझ में आया? यानी ये बात प्रूफ हो गया कि डाल्टन साहब का चौथा थ्योरी जो है वो गलत है। एटम को आप बना भी सकते हैं, एटम को आप नष्ट भी कर सकते हैं, और एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के
एटम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। प्रोसेस क्या लगाइएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से। में तो जो एटम बम होता है, जिसको परमाणु बम तुम बोलते हो हिंदी में, जो कि कुछ ही देशों के पास है, भारत में भी मौजूद है। विश्व में 9 या 10 ही देश हैं जिसके पास परमाणु शक्ति है, माने परमाणु बम। जैसे आप, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, रसिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। सबसे ज्यादा रसिया के पास। रसिया अगर चाहे तो पूरे पृथ्वी को एक झटके में समाप्त कर सकता है, और खुद भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी समाप्त होने का मतलब खुद समाप्त हो जाएगा, सब कोई समाप्त हो जाएगा। इतना उसके पास परमाणु शक्ति है। लगभग 6000 के आसपास है, जबकि 5600 के आसपास अमेरिका के पास है ना। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, 2-4 ही काफी है। 5000 लेके क्या करेगा, है ना? ले जाकर दूसरा ग्रह पर थोड़ा फेंकना पड़ेगा, कुछ में काम हो जाएगा। 40 से 50 में काम हो जाएगा। 40 बहुत है दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए, है ना। तो उस एटम बम के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन होता है। यूरेनियम 92-235 जो है वो विखंडित होते रहता है, टूटता है, और वो एक चेन रिएक्शन हो जाता है। और वो एक चेन रिएक्शन जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, और वो इतना फास्ट हो जाता है, इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि पर न्यूक्लियन इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है कि जितना एरिया में उसका रेडिएशन होने लगेगा, वो सारा रेडिएशन जो है, वो सारा एरिया जो है, उसमें रहने वाले हर एक जीव जो होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, सब बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वो रेडिएशन के कारण, वो रेडिएशन क्या है, एक टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। मतलब इतना ज्यादा रेडिएशन हो गया कि वो एक टाइप से क्या है, रेडिएशन का पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, और उस पॉल्यूशन में आप सरवाइव नहीं कर सकते। और उसका उपयोग भी तो एक ही बार हुआ, जो अमेरिका जापान के 2 शहर पे गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का शायद बात है ये, है ना। तो आज भी उसका इफेक्ट, इतने वर्षों के बाद भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो एटम बम को इसीलिए आप रखे तो हैं, लेकिन इजाजत नहीं है कि आप उसका यूज करें, है ना। उस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है। अगर एक कोई मॉड्यूल होगा, जैसे किम जोन उन, किम जोन इल, किम जोन सुन, सब जो है, सब वही है ना। उत्तर कोरिया वाला वो तो पगला है, तनाशा है। वो क्या करेगा, कभी भी कहीं घुसाया, अब बगल वाला नॉर्थ कोरिया पर डाल दिया, दक्षिण कोरिया पर डाल दिया, तो हो गया तमाशा शुरू। ओकरा बाद तो टेलर शुरू हो जाएगा। एक फेंका, ओकरा बाद तो दे दनादन फेंकना शुरू। इसी डर से कोई नहीं फेंकता है, ताकि पूरा पृथ्वी जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज है, यानी एक तरीका से देखो तो मनुष्य जो है ना, वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कब ब्लास्ट हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब किसका मूड खराब हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, रसिया रसिया का मूड बिगड़े नहीं, इससे सारी विश्व को डर है कि हो ना हो कि उसका मूड बिगड़ जाए। और जब उसका मूड बिगड़ा और यूक्रेन पर अगर फेंक दिया, तो नाटो देश जो है वो सब मिलकर के उस पर फेंकेगा। अभी फेंका फेंकी के चक्कर में सबे फेंका जाएगा हमेशा के लिए, नहीं हो जाएगा। अब इस डर से जो है सारा देश सहमा हुआ है पहले से। यार भाई, जीवन रहेगा तब ना हम लोग आपस में लड़ेंगे। वो तो जीवन जब खत्म हो जाए तो क्या लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, है ना। बंदूक का गोली तलवार का लड़ाई तो है, अब एक एक ऐसा ना फेंक दीजिए कि सारा मजा किरकिरा हो जाए, खत्म हो जाए, जो मजा आ रहा था वो खत्म हो जाए। तो वो सब विनाशकारी है। उससे ज्यादा विनाशकारी तो हाइड्रोजन बम है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अभी जो आपको एग्जांपल बताया वो न्यूक्लियर फिशन का था, एटम बम। लेकिन हाइड्रोजन बम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहां। मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके हीलियम में कन्वर्ट होता है, और वहां पे लगभग 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, किसके तुलना में, फिशन के तुलना में।
यानी एक एटम बम अगर एक पटना जैसे शहर को बर्बाद कर दे, तो ऐसे ऐसे 100 शहर को एक हाइड्रोजन बम तबाह कर सकता है। सोच सकते हो वो कितना भयानक विनाशकारी होगा, जिसका प्रयोग आज तक कभी भी नहीं किया गया है। हाँ, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हाइड्रोजन बम को फोड़ने से पहले एटम बम फोड़ना होगा। एटम बम फूटेगा तो उससे एनर्जी ले करके और तब हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होगा। इतना कौन करेगा? उससे बढ़िया 10 गो एटम बम फेंक दो। क्या जरूरत है वो बड़का हाइड्रोजन बम फोड़ेला, एटम बम फेंकने का, है ना? तो वो एक उसमें दिक्कत है, इसीलिए उसका परीक्षण वगैरह या उसके वैसा जो है चीज कभी उपयोग में नहीं लाया गया, है ना? भगवान ना करे कि कभी ऐसा उपयोग हो, नहीं तो लाइफ जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है। इसीलिए तो वो चीज है। अब देखिए यही जो वैज्ञानिकों लोग है वो अनुमान लगाया, सबसे मतलब सबसे पहले लोग अनुमान लगाता था कि सूरज जो है कोयला का भंडार है। भाई कोयला का अगर भंडार रहता तो कभी जल के तो बुता गया रहता, बुझ गया रहता, है ना? वो अरबों खरबों बरी से जल रहा है, कब तक जलेगा कोई ठीक नहीं है। बाद में लोग बोला कि नहीं नहीं, कोयला का भंडार नहीं, पेट्रोल का भंडार है, मतलब पेट्रोल डीजल है वहां पे, वही जल रहा है। अगर पेट्रोल डीजल भी रहता तो जल के समाप्त हो गया रहता। ये आज तक जल ही रहा है और इसका वोल्टेज दिन पर दिन बढ़ जाता है, कभी कभी नहीं बढ़ जाता है। तो बाद में बोला गया कि चूंकि वहां तो कोई जाके पता लगा नहीं सकता है, ऐसा कोई बॉडी तैयार ही नहीं हुआ है जिसको पहन कर आप जा सकते हो, ऐसा कोई सूट तैयार नहीं हुआ जिस जो सूरज के गर्मी को झेल सके, वहां कोई जा नहीं सकता है। तो अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया कि हो न हो उसके एटमोस्फेयर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है और फिशन भी होता है, दोनों साथ साथ होते रहता है वहां पे। यही कारण है कि वहां पर बड़े पैमाने पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ये अनुमान है, कोई रियल परफेक्ट जानकारी नहीं है, कोई वहां जा करके पता तो नहीं लगाया है, पृथ्वी पर से ही हम लोग अनुमान लगा दिए कि ऐसा होता होगा। बात में तो ये चीज होता है। अब देखो जैसे एटम बम के अंदर हम बोले कि अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है, यूरेनियम का विखंडन होता है अनकंट्रोल्ड, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन वही काम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी होता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। भारत में भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पर नहीं। भारत में तो हाइब्रिडर न्यूक्लियर रिएक्टर है, बहुत बड़े पैमाने पर आप इलेक्ट्रिसिटी चाहे तो बना सकते हैं वहां पे यूरेनियम को डालकर। तो वहां पर क्या होता है ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। वहां पर अगर रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगा तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसी कारण से वो ब्लास्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हाइड्रो बम के अंदर क्या होता है, परमाणु बम के अंदर, कि वो अनकंट्रोल हो जाता है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं रहता। तो वही यूरेनियम इस दुनिया को नष्ट भी कर सकता है, और वही यूरेनियम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना करके अपना दिनचर्या में यूज कर रहे हैं। बात समझ में? भारत में इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का कई तरीका है, जैसे हवा के माध्यम से, पवन चक्की जिसको तुम कहते हो उसके माध्यम से, सूरज के प्रकाश से तुम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, सनलाइट से, सोलर प्लेट लगा करके। तुम पानी से पन बिजली घर जिसको कहा जाता है, पानी से बिजली बना सकते हो। ताप बिजली घर, हीट से बिजली बना सकते हो, कोयला जला करके उस पर पानी फेंक करके और टरबाइन को घुमा करके बनाया जाता है ना? नदी के ऊपर बांध बना करके भी आप इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हो। और एक और सोर्स है यूरेनियम से, न्यूक्लियर रिएक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार किसे किया जाता है? ताप बिजली घर से, कोयला से। तो कोयला का जब कमी होने लगता है तो दिल्ली में बीच में कुछ दिन पहले हलचल हुआ था कि कोयला की कमी के कारण से बिजली का कटिंग, मतलब बिजली बहुत ज्यादा काटा जा रहा है यहाँ पे। कोयला का कमी अगर होगा तो बिजली उत्पादन में कमी आएगा ही आएगा। बात समझ आया? और भविष्य में कोयला का कमी होना ही है, ये तो तय है कि कोयला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आदमी किस चीज पर डिपेंड करेगा? यूरेनियम पर। और यूरेनियम भारत में नहीं मिलता है, यूरेनियम का खदान भारत में नहीं मिलता ही नहीं है। यूरेनियम सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो भारत सरकार साउथ अफ्रीका जाएगी, वहां के सरकार से मिलेगी और एक्सचेंज करेगी कि भाई तुम मेरे यहाँ से गेहूं चावल लो,
मेरे यहाँ से जो सामान उगता है वो लो और तुम अपने यहाँ से हमको यूरेनियम दो। उस पर हस्ताक्षर होगा, 5 साल का 10 साल का एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत उतना टन चावल यहाँ से जाएगा या गेहूं जाएगा तो वहां से यूरेनियम आएगा, तब विद्युत बनेगा। बात समझ में आया? तो भविष्य कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। भविष्य में अगर सारी ईंधन खत्म हो जाएंगे, फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा, तो आदमी ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर निर्भर हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना? इसलिए भविष्य में डिपेंडेंस जो होगा मनुष्य का वो किस पर हो जाएगा? हाइड्रोजन पे हो जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि ग्रीन एनर्जी पर आजकल साइंस में बहुत तेजी से काम हो रहा है। गाड़ी को चलाने के लिए ग्रीन एनर्जी का यूज अब करना शुरू कर दिया गया है। अब पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम किया जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से गाड़ी को चलाया जाएगा। इस पर रिसर्च भी शुरू हो गया, रिसर्च भी हो गया, बहुत सारा काम भी हो गया। और एक ही बार आपको पता चलेगा कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप गाड़ी में भरवाइए और उससे आप गाड़ी चलाइए। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। यहां तक कि अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला स्कूटर और कार आने लगा, जिसमें आप एक बार चार्ज कर लीजिए और 300-400 किलोमीटर दूरी तय करिए। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि वहां पे चार्जिंग पॉइंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप हाईवे पर चलते हैं तो पेट्रोल पंप जहां तहां मिलता है, जहां पेट्रोल कमी होता है आप पेट्रोल डलवा लेते हैं। वैसे ही जब तक चार्जिंग पॉइंट नहीं बनेगा तब तक वैसे व्हीकल्स जो है चलाने में दिक्कत है। बात समझ में? तो अब जो गाड़ी सब आ रहा है वो मतलब दोनों आ रहा है, हाइब्रिड आ रहा है, पेट्रोल इंजन भी और मोटर भी लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके गाड़ी चलाइए और जहां इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया तो डीजल इंजन स्टार्ट कर लीजिए। कीमत ज्यादा मार्केट में हो गया है। जो गाड़ी 10 लाख की थी आज वो 30 लाख 35 लाख की हो गई है। समझ में? लेकिन भारत में लोगों के पास पैसा इतना है कि अगर शोरूम में आप चले जाइए किसी गाड़ी को बुकिंग करने के लिए तो बुकिंग पीरियड 8 महीना, 9 महीना, 6 महीना, कम से कम 6 महीना है। अगर आज आप गाड़ी बुक करते हैं तो 6 महीना के बाद आपको कार मिलेगी। ये हालत है भारत का। और लोग कहता है पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो बुकिंग में लाइन कहाँ से लगा है कि गाड़ी में 8-8 महीना, 1 साल बुकिंग जा रहा है ना? भारत में एक से एक अमीर लोग है जो छुपा करके जीता है जीवन को, बहुत दिखाता नहीं है, लेकिन पैसा का कमी भारत में नहीं है। नहीं तो वो स्थिति शोरूम में दिखाई नहीं देता। सोना का दुकान पर चले जाइए, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब मन किया चलो तनिष्क ज्वेलरी से घूम के आते हैं, जाकर देख लीजिए ऐसे भीड़ लगा हुआ है, लोग लाइन से बैठा हुआ है। पैसा नहीं है तो सोना खरीदा कहाँ से रहा है तो मैंने खरीदा रहा है। लेकिन वही स्थिति है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास हिले नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। नहीं होता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने पर आफत है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो खाए खाए मर रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि मर रहे हैं, अब कोई खैले भी नहीं मर रहा है। वो हाल है भारत। खैर जो भी है, तो ये चीज है। अब लिखिएगा फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, डाल्टन साहब के द्वारा बोला गया कि एटम ही फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल है एलिमेंट का, यानी एलिमेंट का निर्माण जो है वो एटम से ही हुआ है। लेकिन ये बात सही नहीं, मतलब कि एटम जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे एटम बना हुआ है वो फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल कहलाएगा। बात समझ में आया? तो लिखेगा इसमें, एटम इज नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल। एटम इज नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एलिमेंट। एटम इज नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एलिमेंट। फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एलिमेंट because building material of element because an atom contains because
an atom contains more than 32 different subatomic particles. Contains more than 32 more than 32 different subatomic particles. But only 3 are fundamental 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 particles. पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन. क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा नीचे से. बियॉन्ड दीज मतलब इनके अलावे, बियॉन्ड दीज mesons, pions, gluons, quarks, anti-electrons, anti-protons, anti-neutrino, etc. यानी ये बात तय हो गया कि एटम फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल नहीं है. एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर ही मौजूद है और उनका संख्या 32 से भी ज्यादा है. 32 से भी ज्यादा पार्टिकल मिलकर के एक एटम का निर्माण करता है. लेकिन हम लोग मुख्य रूप से मात्र 3 को ही पढ़ते हैं, 3 को ही फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. लेकिन इनके अलावा ये सभी पार्टिकल मौजूद है एटम के अंदर, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने लेवल पे. बाद में भविष्य में क्या होगा वो आप जाने, क्योंकि आपका जो भविष्य है खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे, कि जनरल बीएससी एमएससी का पढ़ाई करेंगे. वो भविष्य की बात है. लेकिन हाँ, ये सब चीज जो है अभी आपके लेवल पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. बस हमने आपको एक जानकारी दे दिया कि ऐसे भी पार्टिकल्स आपके एटम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पढ़ना हम लोगों को केवल इस 3 को ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. इसी को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स नाम देते हैं. बात समझ में आया? या इसको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं. तो हेडिंग डालिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना. अगले क्लास में बाकी हम लोग बात करेंगे. फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल हेडिंग डाल दिए ना. तो अगले क्लास में हम आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे. इसको खोजा कौन से ईस्वी में खोजा गया, कौन से एक्सपेरिमेंट से खोजा गया, इसका मास क्या होता है, इसका चार्ज क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग. बात समझ आया? तो यानी अगला टॉपिक, अगला क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. यानी अगला क्लास मिस करने का मतलब है इतने सारे इंटरेस्टिंग चीज आपका छूट जाएगा. बात समझ में? इसीलिए क्लास अब्सेंट नहीं करना है.